नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बड़थवाल। बिहार की बिसात बिछी है, लेकिन चालें और मोहरे देश की सियासत करने को बेताब है। जी हां, बात कर रहे हैं बिहार में चल रही बैठकों की। आरजेडी की बैठक में लालू ने हुंकार भरी कि वो अगस्त में एक महारैली करके बीजेपी विरोध तमाम दलों को एक मंच पर लाएंगे। लालू लगातार केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने के भी आरोप लगा रहे हैं। समझ में ये नहीं आ रहा कि केंद्र की राजनीति करके लालू बिहार का क्या भला करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि लालू की नजर 2019 के लोकसभा चुनाव पर है। उधर बीजेपी को भी बिहार के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी ने बैठक के लिए किशनगंज को चुना, जो एक मुस्लिम बहुल इलाका है। वहां पर काली मंदिर में बीजेपी के दिग्गजों ने पूजा करके ये दिखा दिया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनकी मंशा क्या है। साफ है कि बीजेपी एक बार फिर से मोदी के नाम पर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी केंद्र की योजनाओं के हवाले से बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस वार पलटवार की राष्ट्रीय राजनीति से बिहार को क्या मिल रहा है, ये अनुसंधान का विषय हो सकता है। फिलहाल प्राइम टाइम में जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिहार की बिसात पर हो रही है देश की राजनीति। एक तरफ राजगीर में आरजेडी का कार्यकर्ता शिविर, तो दूसरी तरफ किशनगंज में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। इन बैठकों के बहाने एक दूसरे पर निशाना तो साधा जा रहा है, लेकिन बिहार के मुद्दे गौण नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दों को हवा दी जा रही है। एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा। बिहार में आरजेडी और बीजेपी आमने सामने हैं। बहाना बैठक का है, लेकिन इस बहाने सियासत खूब साधी जा रही है। राजगीर में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में लालू पुराने अंदाज में नजर आए। बातों से नजर आया कि उन्हें बिहार के हालात की नहीं बल्कि 2019 की चिंता सता रही है। तानाशाही की तरफ जा रहा है, तानाशाही की तरफ जा रहा है। इसके लिए जमहूरियत के लिए लोकतंत्र है, कहाँ पर हम हो। आप एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री आप बनोगे, हम लोग बनते हैं या सारे लोग बनते हैं। आज लोकतंत्र को मियाँ-मेट करने का बड़ा भारी साजिश हो रहा है। कोई चैलेंज नहीं मिल रहा है, कोई चुनौती नहीं मिल रही है। सब लोग चुपचाप टुकुर टुकुर देख रहे हैं और एक तरफा सारा झांसा पढ़ा करके और देश की जनता को आजकल देखो कि झांसा में सब जनता आ रही है। बैठक में लालू के बेटे और डिप्टी सीएम ने केंद्र की सरकार पर निशाना साधने में ही रुचि दिखाई। जो देश है किस ओर जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं जो विकास नहीं विनाश चाहते हैं और वो अपने एजेंडे में वो कामयाब होते जा रहे हैं और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे। आप 15 का चुनाव भले ही जीत गए हैं, लेकिन ये बड़ी लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई को जीतने के लिए आप सबको वैचारिक रूप से और सिद्धांतिक रूप से लैस होने की आवश्यकता है। बता दें कि लालू ने अगस्त में गांधी मैदान में एक महारैली के आयोजन का ऐलान किया है, जिसमें तमाम बीजेपी विरोधी दलों को न्योता दिया गया है। लालू के इस ऐलान को महागठबंधन का भी साथ मिला है। सिर्फ ऐसी जगहों को खोजता है, ऐसी बातें को करता है जिससे कि आपसी भाईचारा नष्ट हो, और प्रदेश में इस तरह के भाईचारा को नष्ट करने वाले किसी भी ताकत को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये प्रदेश पूरी तरह से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ये प्रदेश है, और अगर कोई इसको नष्ट करने चाहेगा, कोई इसमें इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहेगा, तो ये महागठबंधन की सरकार करने नहीं देगी। कि अगर सपा को बुला रहे हैं तो बसपा को भी बुलाना होगा। अगर आप बुला रहे हैं वहाँ जयललिता की पार्टी को, तो आप करुणानिधि की भी पार्टी को बुलाना होगा। आपको बाबूलाल मरांडी को अगर बुलाना है तो आपको शिबू सोरेन को भी बुलाना होगा। यानी मेरा कहने का लबोलबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए तमाम दल के लोग जो भारतीय जनता पार्टी को पराजित करना चाहते हैं, जो समाजवादी विचारधारा के हैं, देश की धर्मनिरपेक्षता को रखना चाहते हैं, तमाम लोगों को एक मुश्त एकजुट होकर के और एक झंडे के नीचे, एक बैनर के नीचे अगर ना भी हो
तो एक मुद्दे के नीचे सब लोग मिलकर के आए, जिसका उदाहरण है बिहार कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक गठबंधन बना और उसमें हम लोगों ने जीतने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों के अंदर उसको सिमटाने का काम किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में यही अगर दोहराया जाता तो वहाँ 52% वोट लाने के बावजूद भी हम वहाँ पर 50 के अंदर रह गए विपक्ष। तो उनसे सीखना चाहिए और जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में एक प्रयोग हुआ है वो प्रयोग देश में निश्चित रूप से होना चाहिए। जाहिर है कि 2019 के लोकसभा में बीजेपी की असली परीक्षा बिहार में होगी। ऐसे में बीजेपी भी बैठक के बहाने लोकसभा चुनाव को साधने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीजेपी ने बैठक के लिए मुस्लिम बहुल किशनगंज को चुना और जाते ही उसके दिग्गजों ने विवादित काली मंदिर में पूजा करके अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी। यानी एक बार फिर हिंदू वोट बैंक पर बीजेपी की नजर होगी। क्या राज्य की सरकार ने ये तय कर लिया है कि पूर्वांचल में हिंदू अपने धर्मस्थल मंदिरों में पूजा नहीं करेंगे, मंदिरों में जा नहीं सकेंगे, मंदिरों को सुसज्जित नहीं कर सकेंगे? मैं तो उन लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि किशनगंज हिंदुओं के लिए अल्पसंख्यक है हिंदू। यहाँ मुस्लिम समाज आए, मुस्लिम समाज आकर के हिंदुओं के मंदिर को बनाने में योगदान दें। उधर बीजेपी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय भी केंद्र की योजनाओं के बहाने बिहार सरकार को कोसते नजर आए। फिर की सरकार बिहार में विकास देखना चाहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष को विकास के पथ पर बड़ी तीव्र गति से आगे ले जा रहे हैं, बिहार वासियों की यह तीव्र इच्छा है कि हम अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई की इस विकास पथ पर हम सम्मिलित हों। लेकिन यह कार्य समिति आज अफसोस जाहिर की है कि बिहार सूबे के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की सारी योजनाओं को विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की कई राशियां विभागों की वापस हो जा रही है। लब्बो-लुआब ये कि बिहार के तमाम मुद्दे गौण हो चुके हैं। बीजेपी मोदी लहर को भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और तमाम बीजेपी विरोधियों की सियासत बीजेपी से शुरू होकर बीजेपी पर ही खत्म हो रही है। ऐसे में नुकसान शायद बिहार की जनता को उठाना पड़ रहा है। स्पेशल डेस्क, न्यूज़ इंडिया। और चलिए अब रुक करते हैं सीधा चर्चा की तरफ। दो खास मेहमान पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रमोद यादव हैं, आरजेडी के नेता हैं, और साथ ही साथ बीजेपी नेता अनिल यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। अनिल यादव जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। बीजेपी की समीक्षा बैठक, जरा ये बताइए कि किशनगंज से ही क्यों? ये किशनगंज में बैठक करना क्या वो बिहार का पार्ट नहीं है? बिल्कुल पार्ट है, बिल्कुल मानते हैं इस बात को, लेकिन किशनगंज अल्पसंख्यकों से ही क्यों? प्रदेश कार्य समिति की बैठक यदि किशनगंज में हो रही है हुई जी, तो इससे हमारे विरोधी दलों को क्यों मिर्ची लग रही है भाई? किशनगंज में हम इसलिए कार्य समिति करने गए जी कि किशनगंज की जनता को भी ये समझ में आवे जी कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है और ऐसी स्थिति में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी हम जाके अपनी कार्य समिति करते हैं और उनको हम बताना चाहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं जी। इसलिए किशनगंज को भी हमने चुना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं जी, तो क्या एक जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, आप मुस्लिम समुदाय की बात कर दिया, तो क्या उस मुस्लिम समुदाय में जो महिलाएं हैं उनका साथ नहीं चाहिए, उनका विकास नहीं चाहिए? यदि उन महिलाओं के द्वारा आवाज उठाई गई है तो उस आवाज के पक्ष में ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं ये क्यों नहीं आवाज दे रहे हैं? हमने ये आवाज नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट में लाखों महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने दस्तखत करके ये पिटीशन दिया था
कि हमारे साथ जो ये 3 तलाक की बात चलती है ये सरासर गलत है, ये होना नहीं चाहिए। हमारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है। सबका विकास होने की बात, सबको समान अधिकार की बात जो होती है वो इसमें नहीं है। और विश्व के मैक्सिमम, यहाँ तक कि जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं उन सारे देशों में इन 3 तलाक। ठीक है प्रोफेसर अनिल यादव जी, आपकी बात को हम समझ गए कि ठीक है एक समाज ने अपने हक की बात को उठाया, लेकिन बीजेपी अगर अपनी पार्टी अगर अपनी समीक्षा कर रही है, बूथ लेवल कार्यकर्ताओं तक बात पहुंचाई जा रही है, तमाम पार्टी के बड़े नेता अगर जुड़ रहे हैं, तो किशनगंज जैसी जगह पर कैसे? किशनगंज जगह पे इसलिए गए हम ना, हमने तो कहा ना सबका साथ सबके विकास की बात है जी। यदि उस समुदाय के महिलाओं के प्रति इस तरह की भावना उत्पन्न हुई है जी, और उन महिलाओं ने आवाज दी है, तो उन महिलाओं के साथ यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो रही है। और इस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग उनके पक्ष में क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं। और जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो इनको पसीना क्यों छूट रहा है? मैं तो ये बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भारतीय हैं और राष्ट्रवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। ये जातिवाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। और इसी चीज को लेकर आज पूरे देश में जब तूफान मचा हुआ है, उफान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति जी, तो इन सभी दलों को परेशानी हो रही है। जो परिवारवाद और जातिवाद पे राजनीति करते हैं इनको परेशानी होती है। हम लोगों ने तो यहाँ तक किया, हम लोगों ने कार्य समिति में फैसला किया कि ये जनता को हम बताएंगे कि जिस पिछड़ों की बात ये करते हुए राजनीति करते रहे हैं और सत्ता में आते रहे हैं और जिन बीपी मंडल की बात करते, मंडल कमीशन की बात करते हैं, उस मंडल कमीशन में भी कहा गया था कि पिछड़ा आयोग जो है इसको संवैधानिक दर्जा देनी चाहिए। आज तक किसी ने नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी ने जब इस बात को लेकर सामने सदन में लाया तो ये जो पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोग हैं ये लोग उसका विरोध कर रहे थे। तो जनता से हम ये बताने जा रहे हैं कि आप जिस पिछड़ा आयोग की बात हम संवैधानिक स्तर दे रहे हैं उनको अधिकार, उस चीज को ये लोग विरोध करते हैं। ये किस जाति की, किस पिछड़ों की बात करते हैं। जी, प्रमोद यादव जी हमारे साथ आरजेडी के नेता जुड़े हुए हैं। प्रमोद यादव जी, आपसे सीधा सवाल है कि राजगीर में ट्रेनिंग कैंप के जरिए अब कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कवायद तो शुरू हुई है, लेकिन देश की राजनीति के मुद्दे अब बिहार की राजनीति में किस तरीके से समझेंगे? और अब अगस्त के महीने में जब बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोला जाएगा, आंदोलन आप कर रहे हैं, कि किस तरीके की रणनीति रहेगी उसमें? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा जी, यदि प्रोफेसर अनिल जी ने कहा जी कि हम किशनगंज में राज्य कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं जी, इनका अधिकार है, ये करे। देश के अंदर ये कहीं भी कर सकते हैं, राज्य के अंदर कहीं भी कर सकते हैं जी, इस पर हम लोगों का कोई एतराज नहीं है जी। लेकिन जिस तरह की इन लोगों ने राजनीतिक मंशा लेकर के कहा, जहाँ भी ये कार्यकारिणी की मीटिंग करते हो जी, हम आज जो ज्वलंत मुद्दा है उस पर बात करेंगे। इनका राज्य कार्यकारिणी का कहाँ बैठक हो रहा है, किस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उन मुद्दों को हम सामने रख करके आज चर्चा करेंगे, बताएंगे। जो देश की सबसे बड़ी समस्या है, सुरक्षा की समस्या है, चाहे वो आंतरिक समस्या सुरक्षा की मामला हो या बाहरी सुरक्षा की मामला हो, जो ज्वलंत मुद्दा है उन मुद्दों को लेकर के और हम राजनीति करेंगे और देश के सामने आएंगे। क्योंकि 2019 में हम लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो जो राष्ट्रीय स्तर का जी बिल्कुल, जो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, आज सबसे बड़ी मुद्दा है कि हमारे कश्मीर में 2 जवान को इसकी हत्या करके पाकिस्तानी सेना ने छत बिछत कर दिया। दूसरी बात है, सुकमा में हमारे 25 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। तो वैसी परिस्थिति आज ये मुद्दा है कि इन्होंने देश के सामने पिछला लोकसभा चुनाव जीता था, तो इन्होंने ये वादा किया था 125 करोड़ जनता से कि हमारे पास 56 इंची का सीना है, अगर वह एक सर काट के ले जाएगा पाकिस्तान तो हम 10 सर उसका काट के ले आएंगे। आज देश की जनता पूछ रही है कि नरेंद्र मोदी जी, हमने आपको भरोसा किया था कि आपके पास 56 इंची का
सीना है। आज हमारा दो की हत्या करके छत बिछत करके पाकिस्तान ले गया। आपको देश के सामने आके बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए, बीजेपी को आगे आके बताना चाहिए कि हम 200 जो छत बिछत किया पाकिस्तान ने, उसके बदले में हम कितने सर ले आकर के और भारतीयों के सामने हम देते हैं। आज जिनके लाल मारे गए हैं उनकी माए पूछ रही है कि मोदी जी आप एक सर के बदले 10 कहा था, लाइए, आप सर को लाइए। हमारे लाल मारे जा रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान मारे जा रहे हैं और आप वैसी स्थिति में केवल राजनीति पर राजनीति किए जा रहे हैं। सवाल मसला ये है। दूसरी मसला है, हेलो जी प्रमोद जी, दूसरी मसला है सांप्रदायिकता का। जो इन लोगों की मानसिकता है, एक कार्यकारिणी की बैठक करें, इस पर हमको कोई एतराज नहीं है जी, लेकिन जिस मानसिकता को लेकर के ये ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, ये स्वयं घोषणा कर रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी और एक तरफ पूरी धर्मनिरपेक्ष पार्टी, तो निश्चित रूप से हम लोग बता देना चाहते हैं कि 2019 का चुनाव होगा, इनको हम लोग निश्चित रूप से जमीन पर लाने का काम करेंगे और देश की जनता को इनको जवाब देना पड़ेगा। सैकड़ों वादा इन्होंने किया है जी अनिल जी, बिल्कुल जो बातें आप कह रहे हैं, जाहिर तौर पर आरोप प्रत्यारोप वही राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर बिहार की राजनीति को चमकाने की जरूरत है। अनिल यादव जी, प्रोफेसर अनिल यादव जी, प्रमोद यादव जी जिन तरह के आरोप लगा रहे हैं, जाहिर तौर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर अब बिहार में भी बीजेपी की छवि को लेकर सीधे तौर पर अटैक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी 2019 में जब लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले की ये तमाम रणनीतियां, ये बैठकों का दौर। देखिए, प्रमोद जी जो कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात जी, हमारा देश पूर्ण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे वीर जवानों के कारण हमारा देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है जी। प्रबोध जी को शायद ये पता नहीं है कि जिस घटना की वो बात कर रहे हैं, उस घटना के बाद हमारी सेना ने पाकिस्तान के 2 बंकरों को किस तरह से ध्वस्त किया, ये उनको ये पता नहीं है। दूसरी बात, जिस चीज की वो कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे आर्मी के साथ जो घटना घटती है उस पे पूरा देश मर्माहत होता है, पूरे देश के लोग अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, लेकिन ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले लोगों के पास फुर्सत नहीं है कि उन सेनाओं के प्रति संवेदना व्यक्त करें। बिहार के अंदर जो हमारे शहीदों के डेड बॉडी आए थे, उन डेड बॉडी पर इनके पास पुष्प चढ़ाने के लिए भी समय नहीं था नीतीश कुमार का, जबकि वो नीतीश कुमार जी एयरपोर्ट के ठीक बगल में एक सभा मीटिंग कर रहे थे। और ये कहते हैं, आप लालू प्रसाद यादव जी बैठे हुए हैं, लेकिन उनको फुर्सत नहीं थी जाकर माल्यार्पण करने की या पुष्प वहां पे अर्पित करने की। और ये लोग संवेदना की बात करते हैं, हमारे सारे लोग उसमें लगे हुए थे, संवेदना व्यक्त कर रहे थे। हमारे केंद्रीय मंत्री एयरपोर्ट पर जाके उन सारे शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी और कंधा तक लगाया था अर्थी को। इस तरह की बात करने वाले लोग सिर्फ झूठ मूठ की बात करते हैं, रियल में के पास संवेदना नहीं है और सिर्फ अपनी सत्ता के लिए, अपने कुर्सी के लिए तरह तरह की बात करते हैं। और ये जो अगस्त में जो अपना एक बैठक करने, रैली करने वाले हैं लालू जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि लालू जी पहले ये बतावें कि क्या आपने पहले भी कहा था कि जितने तरह के रीजनल पार्टी हैं वो सारे रीजनल पार्टी को क्या ये ला पाएंगे एक मंच पे? जी बिल्कुल, बड़ी बात है। प्रमोद यादव जी से ही जवाब ले लेते हैं। प्रमोद यादव जी, वो जो स्थितियां बन रही हैं, पहले भी महागठबंधन की बातें हुई थी, लेकिन क्या एक मंच पर तमाम दलों के राजनेताओं को इकट्ठा कर पाना, एकजुट कर पाना, क्या इतना आसान होगा? बिल्कुल आसान ही नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ सूर्या भाई कि आसान है, केवल आसान ही नहीं है। आज जिस तरह से देश में खतरनाक खेल बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, एनडीए के द्वारा किया जा रहा है, आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है, जितने भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं सब लोगों ने महसूस किया है, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश जी हो, बहन ममता जी हो, चाहे नवीन पटनायक जी हो या करुणानिधि जी हो, ये सभी लोगों ने इस बात को महसूस किया है कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, ये आरएसएस वालों का जो खतरनाक खेल चल रहा है, मैं तो यहाँ तक आरोप लगा रहा हूँ, इस तरह स्पष्टीकरण देना चाहिए बीजेपी
बीजेपी वालों को कि आप इस देश के संविधान को बदलने की आप क्षमता रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो किसके इशारे पर रख रहे हैं? पूरा देश जान रहा है कि आरएसएस के इच्छा के अनुकूल ये लोग देश के संविधान बदलने की भी मंशा रखते हैं। और इस मंशा को हम लोग चकनाचूर करने के लिए जो हमारा अगस्त में गांधी मैदान में बहुत बड़ा रैली होने जा रहा है, वहां पर सभी के सभी नेता एकजुट होकर के एक मंच से घोषणा करेंगे कि हम जो सांप्रदायिक ताकत आज देश में खतरा बना हुआ है उसके लिए हम एकजुट हैं, हम उनको निश्चित रूप से शिकस्त देंगे। और दूसरी बात, जो इन्होंने अब तक दर्जनों वादा देश के साथ किया है, उसका हम लोग जवाब मांगेंगे कि 56 इंची के सीना आपने दिखाते हुए देश को कहा था कि चीन भाग जाएगा, पाकिस्तान खुलासे मार के भाग जाएगा, देश में अमन और शांति रहेगी। हमारी सेना के डर से पाकिस्तान आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन देश की मार हो रही है, देश की वे बहनें जो विधवा हो गई हैं वो रो रही हैं और सवाल मांग रही हैं। दूसरी बात, इंडिया की बात हो, बिल्कुल आपकी बात को समझ रहा हूँ। अनिल यादव जी, जो अभी आरजेडी रैली करने की बात कर रही है, एक मंच पर तमाम दलों को जोड़ने की बात कर रही है, क्या वाकई में बीजेपी से बड़ी चुनौती के तौर पर मान रही है? क्योंकि साल 2019 का लोकसभा चुनाव जब होगा तो कुछ ऐसे कयास इस वक्त जोर पकड़ रहे हैं कि बीजेपी बनाम दूसरा मोर्चा, जहां तमाम राजनीतिक दल महागठबंधन के तौर पर होंगे। तो बिहार में अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या इस रैली को लेकर जो अगस्त में अब आरजेडी करने वाली है, इससे बीजेपी कोई बड़ी चुनौती मान रही है? बिहार में नीतीश जी से महागठबंधन करके हमने रिजल्ट दिखाया। बीजेपी किसी को चुनौती नहीं मानती, बीजेपी लोकतंत्र में विश्वास करती है और लोकतंत्र में देश की पूरी जनता बीजेपी के साथ खड़ी है। और सारे वैसे लोग जिनको की सत्ता मिलने वाला नहीं है, जिनके अस्तित्व पे खतरा नजर आ रहा है, वो सारे राजनीतिक दल एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। प्रबोध जी जिस तरह से बात कर रहे थे, राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे थे, मुझे बड़ी शर्म आ रही है कि जिन्हें राज्य स्तर की बात करनी चाहिए, बिहार के अंदर जो अपराध है और जिन अपराधियों के खौफ से बिहार के लोग बिहार छोड़ रहे हैं, उस दल के नेता इस तरह की बात कर रहे हो, जो सत्ता में है, जो बिहारियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, वो देश की सुरक्षा की बात करते हैं। और देश पूर्ण रूप से सुरक्षित है, हमारी सेना इसमें पूर्ण रूप से लेकिन इस बीच जो लालू प्रसाद के पूरे कुनबे को लेकर बीजेपी लगातार खुलासा कर रही है, सुशील मोदी लगातार आरोप लगा रहे हैं बेनामी संपत्ति को मामले को लेकर, ये इस तरह की किस तरह की राजनीति की तरफ इशारा करती हैं? जो घोटालों की बातों का जिक्र होता है आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, दर्शक भी और तमाम पूरी जनता भी बिहार की देख रही है कि रोजाना एक नए खुलासे के साथ सुशील मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रकट हो जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हेलो जी, प्रमोद यादव जी हमसे प्रश्न पूछ रहा है। जी प्रमोद जी, आपसे। जी आज भी बिल्कुल वो मसला नहीं है। ये अभी अनिल भाई जो बोल रहा है लॉ एंड ऑर्डर की बात बोल रहा है, तो शायद वो अपना आंकड़ा लेकर के देख करके बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। झूठ बोलने वाली बीजेपी के एक कार्यकर्ता के रूप में है। और जो प्रोफेसर अनिल यादव जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। 2012 में रॉबरी की घटना 1266 थी, 2016 में वो बढ़कर 1410 हो गया और फिर 2016 में जो चोरी की घटना हुई और जिस तरह से अपराध की घटना बढ़ती जा रही है, आंकड़ा बढ़कर 22,228 पहुंच गए हैं, चोरी और डकैती इन सारे चीजों का। तो वाकई में इस तरह जो हालात हैं वो एक नई राजनीति और राजनीति के एक नए रोमांच को पैदा कर रहे हैं। अनिल यादव जी, आप जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रमोद यादव जी, आपने वक्त दिया, आप भी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्राइम टाइम डिबेट में आज जिस राजनीति की बात कर रही है वो बिहार की बिसात पर देश की राजनीति का जिक्र अब आने वाले कुछ दिनों में सियासी फिजा में देखने को मिलेगा। प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।